बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सरा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिनका कहना है कि हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। इंतखाबात जब भी हों ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। उनका मज़ीद कहना था कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, उसकी मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में जब भी इलेक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, तालीमी वज़ाइफ में इजाफा होना चाहिए। दुआ है अगली जो भी हुकूमत आए तालीम को अव्वलीन तरजीह दे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इस साल जो है वो आम इंतखाबात होंगे। अब मज़ीद हम जानेंगे अपने मेहमानों से क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं और आम इंतखाबात होते हैं तो फिर आने वाली हुकूमत किसकी होगी, उनको क्या लगता है, क्या एक मरतबा फिर से मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आएगा या फिर कोई और बाजी ले जाएगा, कोई नई जमात इसमें जो है वो कामयाबी हासिल कर पाएगी। बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। आम इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे और सबसे पहला यही सवाल होगा हमारा कि क्या इलेक्शन कमीशन वक्त पर आम इंतखाबात की डेट दे पाएगा या नहीं, तैयारियां मुकम्मल हो पाएंगी या नहीं, क्या लगता है हमारे मेहमानों को, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करूंगी आपको। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट बतूल राजपूत मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। कंवर दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बेसिक सवाल हमारा यही है, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन वक्त पर आम इंतखाबात की डेट तय कर पाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ही कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी लम्हे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील देगा और वो उसके लिए बाकायदा एक आईनी तरीकाकार है। लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन और राजा रियाज, इनकी मशावरत से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वो तकर्रर किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंडली है कि अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो कोई किसी किस्म का कोई आईनी और कानूनी मसला पैदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये दोनों मिलकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला कर लेंगे और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देगा सेक्शन 57 के तहत। वो ये पाबंद है कि वो 60 दिन में इंतखाबात होंगे, क्योंकि अगर वो 14 अगस्त को सबमिट रिजल्ट होती है तो 60 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के मुताबिक 8 अगस्त को या 10 अगस्त को या 11 अगस्त को भी सबमिट रिजल्ट होती है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 60 दिन के मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है और शेड्यूल जारी होने के बाद ही अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। अगर 90 दिन की मोहलत आई यानी कबल वक्त सबमिट रिजल्ट हुई तो फिर नवंबर का दूसरा हफ्ता। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो यही लग रहा है कि शायद नवंबर तक इलेक्शन कमीशन डेट देगा। हाँ, फिर उसके बाद नहीं फिर उसकी डेट नवंबर ही देगा। फिर उसकी डेट 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट में उसकी तारीख मुकर्रर कर देगा, 10 या 12 अक्टूबर को। क्योंकि उसमें 60 दिन में इंतखाबात करे लाजमी होते हैं, आईनी तौर पर लिखा हुआ है 60 दिन में इंतखाबात। तो ज्यादा वो 60 दिन के अंदर अंदर 10 अक्टूबर 8 अक्टूबर। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है, जहाँ हमें इलेक्शन कमीशन के जराये से बड़ी बल्कि जब बड़ी अहम शख्सियात से मेरी मुलाकात होती रहती है तो वो 8 अक्टूबर का ही उनके ज़हन में है कि हम अगर 60 दिन के मुताबिक असम्बली रिजॉल्व होती है तो फिर हम 8 अक्टूबर को इंतखाबात की डेट मुकर्रर कर देंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया और आप पर उम्मीद है कि 8 अक्टूबर को आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है क्या वक्त पर इलेक्शन हो पाएंगे इस साल? बहुत बहुत शुक्रिया। जो कंवर दिलशाद साहब ने कहा वो थ्योरेटिकली तो हर चीज़ जो है वो ठीक है, कवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स हैं और उसकी डिज़ायर अपना किसी की डिज़ायर के ऊपर ये काम नहीं चलते, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम फ्रेमवर्क में जिसमें हम बैठे हुए हैं और पिछले 1 साल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हुई है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हुई है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक रूलिंग दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि जी आप 14 मई को इलेक्शन कराएं, तो आप बैठ के सोचिएगा क्या 14 मई को इलेक्शन हो गए। उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक टाइम शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिफाइन किया है ना कि कितना टाइम शेड्यूल है।
जी मैंने और आपने तो नहीं करना। तो क्या वो हो गया? क्या वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब के अंदर या केपीके के अंदर चली गई? तो सुप्रीम कोर्ट की कितनी रूलिंग आई, इसके बाद कितनी दफा ठीक इलेक्शन हो गया कमीशन सर, को आपका बुलाया। पॉइंट आ गया है, हमारे पास वक्त मुख्तसर है। बतूल, आपको क्या लगता है इस साल वक्त पर इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात की डेट दे पाएगा? देखिए, डेट्स तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी दी है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन मुझे लगता है कि अगर केयर टेकर सेटअप फॉर एनी रीज़न एक्सटेंड हो गया तो इलेक्शन जिस तारीख को आप कह रही हैं वहाँ उनका इनेकाद उस पर नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है कि ये डिले हो जाएंगे। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया है कि इलेक्शंस आपको लगता है कि डिले हो जाएंगे। ज़रा पब्लिक पोल की जल्दी से बात कर लेते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन वक्त पर आम इंतखाबात कराने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? 45% को लगता है कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन वक्त पर आम इंतखाबात का इनेकाद कराने में कामयाब होगा, जबकि 55% इसकी नफ़ी करते दिखाई दे रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने के लिए आला अदालतों ने फैसला दिया। उर्दू ने तमाम कौमियतों को आपस में मिलाने का किरदार भी अदा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको बताएं कि रिएक्शन देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर वकार मेहदी ने सख्त रद्द अमल का इजहार भी किया है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब MQM नहीं थी तब भी पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी है। वो ज़माना गुजर चुका जब वोटर्स को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट हो चुका। उन्होंने मज़ीद कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मुर्तज़ा वहाब अब कराची के मेयर हैं। ये जो बारहा मुतालबात सामने आते हैं, जानना हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि क्या वाकई ये मुतालबात दुरुस्त हैं जिन पर रिएक्शन भी दिया जाता है। बाज़-औक़ात ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने बढ़ते हुए मसाइल हैं इनका हल सिर्फ इसी बात में मौजूद है कि हम नए सूबों के क़याम को अमल में लाएं। नए सूबों का क़याम अमल में अगर आता है तो इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? वसाइल मौजूद हैं तो उनको ही बरोए कार लाया जाएगा या फिर मज़ीद वसाइल डिमांड किए जाएंगे? इस हवाले से हम ज़रा अपने मेहमानों से जान लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है। बतूल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम अमल में लाना ही वक्त की अहम ज़रूरत है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क की बात नहीं हो सकती। दिस इज़ वेरी टेक्निकल। जब हम ये मुतालबा करते हैं या किसी भी मुल्क में ये बहस चलती है कि सूबा बनना चाहिए तो उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। वो वजूहात उसकी आबादी की हो सकती हैं, उस जगह का रकबा क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ पे कोटा सिस्टम क्या है, लोगों को जॉब्स किस तरह से मिल रही हैं, और एक और अहम बात कि वहाँ का रिसोर्स क्या है। तो अगर इन तमाम मुतालबात और इन तमाम शराइत पे एक पर्टिकुलर जगह उतरती होती है तो उस पर बिल्कुल सूबे बन सकते हैं। लेकिन कराची के हवाले से ये बहुत पुरानी बहस रही है और ये बात सारी हो रही है मेयर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें सेंसस का पे भी कंसर्न्स थे। MQM के, जमात इस्लामी के भी थे, और जमात इस्लामी के जो उस वक्त ये उम्मीद लगा के बैठे होते कि वो मेयर बन जाएंगे। उन्होंने कहा हमारे बंदे उठाए, हमारे 62 वोट्स थे। PTI के लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे रख दिए उन्हें डिस्करेज करने के लिए कि उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, वोट नहीं करने दिया गया। तो वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर आना चाहिए कि अगर मुल्क को सूबों की ज़रूरत है तो ज़रूर बननी चाहिए। ये वाला मुतालबा हमने साउथ पंजाब में भी देखा है, बल्कि आपको याद होगा कि वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप था जिसने इसी बेस पे PTI ज्वाइन की थी कि PTI उनके इस मुतालबा को कंसिडर करेगी और इसको मटीरियलाइज़ करेगी, लेकिन वो नहीं हो सका। उन्होंने भी अब इवेंचुअली 9th मई के बाद PTI छोड़ दिए। बट द पॉइंट इज़ कि आप इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर ला सकते हैं कि अगर एक जगह को आबादी के लिहाज से, रिसोर्स के हवाले से, जॉब्स अपॉर्चुनिटी के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बैलेंस किया जा सकता है तो ज़रूर सूबे बनाएं। देयर इज़ नथिंग, इसको पोलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में कुछ सियासी क़ुव्वतें जानबूझ के मरदमशुमारी नहीं करवाना चाहती हैं। फिर मरदमशुमारी हो जाए तो उसके रिजल्ट्स रोके जाते हैं, और जब सही आ जाएँ तो उसको चेंज कर दिया जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग एक मिसाल मैं कोट करना चाहती हूँ कि जब जमात इस्लामी की शिकायत पे बार बार मरदमशुमारी की बात की जाती थी तो इंटरेस्टिंगली कभी कराची की आबादी 20% बढ़ गई है, कभी 25% बढ़ गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब इतने बड़े बड़े फैक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है तो फिर किस तरह से आप इंतज़ामिया इंसाफ कर सकती है जब आपको एग्जैक्ट आबादी नहीं पता, जब आपको ही नहीं पता कि एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, जब आपकी डिलिमिटेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से आपका डाटा ठीक नहीं है,
تو یہ تو گراس روٹ ایشوز ہیں جن کو فوری طور پہ حل حل کرنا ہونا چاہیے. چاہیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آگے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا نئے صوبوں کے قیام سے یہ جتنے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں اور دو چیزیں جمہوریت میں یا گورننس میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سسٹم آف گورننس اور دوسرا سسٹم آف گورننس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن. یعنی آپ اختیارات کا استعمال یا اختیارات کی تجویز ہے وہ نیچرل لیول تک لے کے جائیے. اور اب پاکستان میں ایک بڑا اچھا پولیٹیکل سسٹم آیا تھا بنیادی جو بیسک ڈیموکریٹ اپنا ضلعی حکومتوں کا, جس کے ذریعے آپ نے دیکھا تھا کہ گورننس کے مسائل کے اندر بہت فرق پڑا. کیونکہ جو آپ کے ایم این اے ایم پی ایز اور باقی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام اسمبلیوں میں بیٹھ کے صرف لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے, ان کا کام نالیاں اور سڑکیں بنانا نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر کسی چیز پہ سے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے تو وہ یہی دو چیزیں. اب جب سسٹم آف گورننس آپ کہتے ہیں تو اس کے اندر نارملی چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائے جاتے ہیں, کیونکہ چھوٹے یونٹس کو کنٹرول کرنا, چھوٹے یونٹس کو ارینج کرنا, چاہے آپ ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی صورت میں بنائیں, چاہے آپ ان کو صوبوں کی صورت میں بنائیں, چاہے آپ ان کو ڈیمارکیشنز کی صورت میں بنائیں, تو ایک چیز ایسی ہے جو صوبوں کے ذریعے ریلیٹ کرتی ہے لوگوں کے مسائل سے. یعنی پاکستان میں آپ دیکھیے بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی شخص کو ڈی جی خان سے, کسی کو راجن پور سے چل کے اپنے مقدمے لڑنے کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے, ان چیزوں کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر یہ چیزیں لوگوں کی ڈور اسٹیپ تک پہنچائی ہیں دروازے, تو وہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ وہ اسی طرح پاسبل ہوگا کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے ان کو کرٹیل کر دیں, ان کو چھوٹے کر دیں. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے لیے یا صوبوں کے لیے آپ کو بڑے ایگزوربیٹنٹ ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا وہ پاکستان کے پاس موجود ہیں؟ جب ہم اس کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جواب جو ہے وہ بڑا نفی میں ملتا ہے. لیکن ہاں سندھ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ کراچی اور انٹیریئر سندھ بڑی دو ڈسٹنکٹ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے پاپولیشن ریشو کے وائز بھی وہ بڑی جینوائن ہے کہ جی آپ صوبے جو ہیں اس کے اندر آپ ایک کراچی کو چلیں آپ صوبہ نہیں کرتے, ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ڈکلیئر کر دیں اور اس کے اندر جو ہے پروپورشنیٹ کے حساب سے آپ وہاں پہ ایک اختیارات حکومت کا اختیار دے دیں. تو یہ تو ایک بات ہوتی ہے, اس کے اوپر تھنک ٹینک بیٹھنے چاہیے, سوچ و بچار ہونی چاہیے, پھر آپ اپنی چیزوں کو ریسورسز سے کمپیئر کریں اور جو وائبل سولوشن لیتا ہے اس کے اوپر میرا خیال عمل ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر بنیادی نقطہ ہونا چاہیے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور عوام کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے آپ کس طرح ان کے دروازے تک انصاف اور معاشی ترقی کے جو نتائج ہے وہ کس طرح آپ پہنچا سکتے ہیں. یہ کارنر سٹور ہونا چاہیے ہماری تمام فلسفی کا. جو افسوس ہے بالکل گورننس مضبوط ہونی چاہیے. سر آپ کا پوائنٹ بھی آگے. بطول ابھی یہ ریسورسز کی بات جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب کر رہے تھے, تو ریسورسز کو کون فلفل کرے گا؟ آلریڈی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی مسائل بھی ہیں, ان امپلائمنٹ بھی ہے, بڑھتے ہوئے مسائل کو قابو کرنے کے لیے معیشت کو کنٹرول بھی کرنا ہے. اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جس طرح سے ایم کیو ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے, نئے صوبوں کی یا انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, تو پھر ریسورسز کی کمی کو کون پورا کرے گا؟ دیکھیں کراچی میں بالکل ریسورسز کی کمی نہیں ہے. کراچی پاکستان کا وہ ایسا حصہ ہے جو آپ کے مور دین 50% آپ کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. صرف کراچی میں آئی ورک دیر مینی ایئرز, میں بہت سال گزارے میں نے وہاں پہ. پاکستان میں ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ کراچی میں جو کچھ بڑے ادارے ہیں جیسے آپ واٹر بورڈ کی بات کر لیں یا ہم وہاں کی لوکل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی بات کر لیں, وہاں پہ کرپشن کا ریٹ بہت زیادہ ہے. فشریز کی بات کر لیں کیونکہ وہاں پہ شورز کے ایشوز بھی ہیں, تو وہاں پہ کرپشن آپ کو اتنا زیادہ نظر آئے گی جس کی بیس پہ گروتھ آپ کو آسٹینسبلی کراچی میں نظر نہیں آتی. لیکن کراچی میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے مزید ریونیو کروانے کا. اگر آپ صرف وہی پیسے بچا لیں کراچی میں جو بجلی چوری میں جاتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کنڈا سسٹم پہ پروگرام کریں, بہت ساری کیے میں نے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ پیسے الیکٹریسٹی تھیفٹ میں کتنے پیسے جاتے ہیں, یا لوگ جو بلز نہیں دیتے اس میں کتنے پیسے جاتے ہیں, یا لوگ اپنے ریفرنسز سے جو بجلی کے بل معاف کرواتے ہیں اس میں کتنے پیسے جاتے ہیں, کہ الیکٹرک نے پاکستان میں کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے ہسٹوریکلی. تو کراچی کے اندر جو بڑی بڑی آرگنائزیشن کبھی پرائیویٹائز ہوئی, کبھی نیشنلائز ہوئی, ان کے مینجمنٹ چینج ہوئی, چاہے وہ کوئی ایئر لائن ہے, چاہے وہ کوئی بجلی کا ادارہ ہے, اس میں مس مینجمنٹ رہی ہے. صحیح. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کے اتنے بڑے معاشی ہب میں اداروں میں اتنا زیادہ
मिसमैनेजमेंट अगर है इन पर जिसकी वजह कंट्रोल से कर आप लिया जाए तो रेवेन्यू यकीनन रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आपका पॉइंट आ गया है। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान में नए सूबे वक्त की अहम ज़रूरत है? 80% को ऐसा लगता है कि जी हाँ, नए सूबों का क़याम अमल में लाना चाहिए, जबकि 20% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो सोशल मीडिया पर मबनी है और एक अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रावलपिंडी के रिहायशी 42 साला मोहम्मद मसूद ने बच्चों की फ़ीस और मकान का किराया अदा करने के लिए 13,000 रुपये कर्ज लिया था, जिसे सूद समेत अदा न कर सकने पर उसने दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू दोबारा उधार लिया और 2 हफ्तों के अंदर ये सूद के इजाफे से 7 लाख तक जा पहुंची है अमाउंट, और उसके बाद वो ये कर्ज की अदायगी नहीं कर सका, जिसके बिना पर उसने खुदकुशी कर ली। अब जानना ये होगा, ये जो इजी लोन एप्लीकेशंस हमारे जो फ़ोन की स्क्रीन पर बार बार पॉपअप्स के थ्रू सामने आ रही होती हैं और ये बड़ी अपीलिंग लग रही होती हैं लोगों को, इससे ये भी लग रहा होता है कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, ये इजी लोन एप्लीकेशंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बारहा हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि ये एप्लीकेशंस लोगों के मोबाइल डाटा को हैक कर लेती हैं और उसके बाद कॉन्टैक्ट से रब्ता किया जाता है सूद की अदायगी ना करने पर, कर्ज वापस ना करने पर। ये बज़ाहिर तो बड़ी अपीलिंग नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको लोग कंसीडर नहीं कर रहे होते। उनमें से एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनका मोबाइल डाटा हैक करके बारहा उनके कॉन्टैक्ट से रब्ता किया जाता है कि ये कर्ज की अदायगी नहीं करे, और बिल आखिर ऐसी खबरें मौसूल होती हैं जैसे कि मोहम्मद मसूद ने अपने साथ किया कि एक एप्लीकेशन से एक मरतबा कर्ज लिया, वो अदा ना कर सका, दूसरी एप्लीकेशन से उस कर्ज की अदायगी के लिए दोबारा कर्ज की रकम ली और वो सूद बढ़ते बढ़ते 7 लाख की अमाउंट बन गया कि उसे ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। अब जानना हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि जो आए रोज़ हमें इस तरह के वाक़यात और इस तरह की खबरें मौसूल हो रही होती हैं, इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए कोई कानून साजी नहीं है? अगर है तो फिर हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, और क्या इन पर कोई चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है, क्या इन पर कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि ऐसी खबरें और इत्तलात बारहा मौसूल हो रही हैं कि ये लोगों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनके कॉन्टैक्ट से रब्ता किया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को इन ऑनलाइन कंपनीज के हवाले से कोई जामे कानून साजी करनी चाहिए? हुकूमत के पास टाइम होगा लोगों की वेलफेयर के लिए तो वो कानून साजी करेगी ना। आपको पता है बड़े अरसे से पाकिस्तान में रैकेट चल रहा है कि लोग रिंग करते हैं, यूएन नंबर से भी रिंग करते हैं कि जी मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आप क्रेडिट कार्ड हैक हो गया है, आपका अकाउंट हैक हो गया, आप मुझे अपने अकाउंट का नंबर दें, मैं खोल दूँ क्रेडिट कार्ड। तो ये पिछले मेरा ख्याल 5-6 साल से तो ये चीज़ें बड़ी, और यूएन नंबर उन्होंने लिए हुए 111 तो क्या उसके ऊपर हुकूमत ने कानून साजी कर ली? बैंक आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि जी हम आपको इन नंबरों से कॉल नहीं करते, आप अपना पर्सनल डाटा ना दें। लेकिन क्या हुकूमत ने ये मुहिम चलाई थ्रू दी टेलीविजन चैनल, थ्रू दी मीडिया कि जी इस किस्म की चीज़ें फ्रॉड हो रहे हैं तो शहरी होशियार रहें? तो भाई हुकूमतें वो काम करती हैं जो आवाम के इंटरेस्ट में, आवाम के इंटरेस्ट की हुकूमतें होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट्स होती हैं, वो ये काम करती है। इनको तो परवाह ही नहीं है, इन्होंने तो 1 पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है कि हमने हर तरीक़ा कार से अपनी इस जो है इसको लेके चलना है, और तमाम के तमाम जो पाकिस्तान में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उन सब के ऊपर इन्होंने लिड डाली हुई है और इलेक्शन खेल रहे हैं। तो इस हुकूमत से तो उम्मीद ना रखें, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस किस्म की एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। आपका साइबर क्राइम विंग, FIA का साइबर क्राइम विंग इसीलिए तफवीज़ किया गया है तो वो कांस्टेंट सर्वेलेंस करे कि सोशल मीडिया पे एंटी अवाम, एंटी पीपल क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको किस तरह कर्टेल किया जाए। यहाँ तो प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं, इसलिए आपने देखा इतनी ट्रेजिक खबर आप बता रही हैं कि एक शख्स ने खुदकशी कर ली। वैसे तो लोग जो माशी हालात हैं उसमें वैसे ही तंग आए हुए हैं बेचारे, जिनको 2 वक्त का खाने का नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें होनी तो चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कौन करेगा। जो विल जब तक नहीं होगी हुकूमत की तो कुछ भी नहीं हो सकता। अवाम इसी तरह बेचारे धोखा खाते रहेंगे, क्योंकि बाद लोग होते हैं उनकी कंपल्शन इतनी है। आजकल लोग कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई अपने गाड़ी बेच रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, किसी ने बिजली का बिल पे करना है, किसी बच्चों के स्कूल की फीस देनी है। तो ये चीजें, इस चीज में लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। जब उनको इस तरह की एप्लीकेशन नजर आती हैं
تو وہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوسائٹی جو کراس چیک نہیں کرتا چیزوں کو. صحیح, ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بطول, آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی سے تنگ اس شہری نے جو اب خودکشی کی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, مجھے اس خبر کا بالکل علم نہیں تھا, اس پرٹیکولر خبر کا جو آپ نے کوٹ کیا, لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ موضوع اٹھایا. خوشی کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہے اوبویسلی کہ ہم اتنے سینسٹیو ہیں کہ آپ نے یہ موضوع اٹھایا, اور پلیز ایسے موضوعات اٹھاتے رہا کریں, کیونکہ اس طرح کے گراس روٹ کے عام عوام کے ایشوز سٹوریز اٹھا کے ہم بڑے ایشوز کو سالو کرنے کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو باقاعدہ فراڈ ہے. اب کسی نے اپنی لا علمی میں یا کم عقلی میں یا کسی سے کنسلٹ کیے بغیر آن لائن مدد حاصل کرنے کی کوشش کی, اور دیکھیں کہ اس بیچارے پہ کیسے سود چڑھتا گیا. اس کی خودکشی کو تو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم قانون سازی کر سکتے ہیں. اور میرا تو بہت واضح سٹانس رہا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے ایک باقاعدہ قانون سازی ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اتنے آئی ایم سوری ٹو سے دس, لیکن ہم ایک قوم کی حیثیت سے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں. لوگ, یہ تو آپ نے ایک سٹوری بتائی ہے, لوگ تو پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ لگا کے لوگوں سے پیسے لے کے غائب ہو گئے, اس طرح کے بہت قصے. تو یہ اس کے حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے. جو بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہ جو بات بتائی ہے کہ آپ کو فیک کالز آتی ہیں, میں نے پرسنلی لوگوں کو جانتی ہوں جن کو فیک کالز آئی ہیں, بلکہ ان دوسری طرف کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریسنٹ ٹرانزیکشنز کیا ہیں, اور آپ لاسٹ ٹائم بینک کب گئے تھے. اور اس میں انفارچونیٹلی بینکس کا اندر کا عملہ بھی انوالو ہونے کی خبریں آتی رہی. تو یہ اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری ویری سیریسلی, کیونکہ اس سے لوگ اتنی بری طرح استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری بگ ایشو. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نامعلوم افراد نے فراڈ کر دیا, ان کو پکڑ دھکڑ ان کی ہونی چاہیے, یا پکڑنے میں مشکلات درپیش ہیں. یہ جو معلوم ہیں, یہ جو اپلیکیشنز جو ایزی لون اپیلنگ کے طور پہ لوگوں کے پاپ اپس آ رہے ہیں, بار بار ہمیں اپیل کر رہے ہیں کہ اچھا. اور میں یہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ایف آئی اے ہے, سائبر کرائم ہے. جب آپ نے کسی کا یوٹیوب چینل بند کرنا ہے, اگر اس نے غلط کیا ہے آپ کے مطابق, وہ بند ہو جائے گا راتوں رات. کسی کا آرٹیکل آپ نے نہیں چھپوانا یا غائب کروانا ہے, ہیڈ لائنز چینج ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ, یہ سب ہم نے دیکھا ہے. چل جائیں گے بالکل ایسے. تو ان چیزوں پہ اگر سائبر کرائم اور ایف آئی اے کی توجہ ہے, تو پلیز آپ جو آپ کا اصل کام ہے اس پہ بھی کوئی کسی کو ڈیفیم کرے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کسی کو آپ کسی کے بھی حوالے سے بلاگ بنا دیں گے, کسی کی بھی کردار کو کرنا شروع کر دیں گے, کتنے لوگ آنسریبل ہو جاتے ہیں اپنے گھروں میں ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو لکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں پاکستان میں جس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اٹ شوڈ بی ریگولرائزڈ, اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن آئے گا, بلکہ اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم اب تک ذمہ دار نہیں ہیں, کہ ہم یہ رسپانسبلٹی نہیں لے پائے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے ہونا چاہیے. تو اٹ مسٹ ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہی سوال ہم اپنے ویئرز کے سامنے بھی رکھا, کیا حکومت کو آن لائن کمپنیز کے حوالے سے جامع قانون سازی کرنی چاہیے؟ 86% کو لگتا ہے جی ہاں, جبکہ 14% کو لگتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ نے کے بعد.